लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, जहां 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात में 11 बजे तक 24% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं असम के तीसरे चरण में 11 बजे तक 27% मतदान जो है हो चुका है। वहीं बिहार में तीसरे चरण में 24% मतदान जो है 11 बजे तक पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 29% मतदान हो चुका है। दमन-दीव में तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक 24% मतदान जो है पूरा हो चुका है। गोवा की बात करें तो 30% मतदान जो है वो हो चुका है। कर्नाटक के तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक 24% मतदान पूरा हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 30% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र के में तीसरे चरण में 18% मतदान हो चुका है। यूपी में तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक 26% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। तो लगातार 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर ये लड़ाई लगातार जारी है। मतदान प्रतिशत हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। आंवला में 11 बजे तक 25.98% मतदान हुआ है। बदायूं में 26.02% मतदान हुआ है और इसी के साथ बरेली में 23.60% मतदान हुआ है। तो एटा की बात करें तो 27.17% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में 27.63% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 24.42% मतदान हुआ है। हाथरस में 26.05% मतदान हुआ है। तो मैनपुरी में 25.13% मतदान हुआ है और संभल में 29.55% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे के साथ ही लगातार जारी है और 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो सुस्त मतदान हो रहा था वो अब कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, जहां पर इजाफा भी हो रहा है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपील का असर भी देखने को मिला है। हालांकि फतेहपुर सीकरी और संभल में अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज सामने आया था। तो फिरोजाबाद में 24.42% मतदान, हाथरस में 26.05% मतदान, मैनपुरी में 25.13% मतदान हुआ है 11 बजे तक। तो संभल में 29.55% मतदान हुआ है। तो लगातार 10 सीटों पर यह महामुकाबला जारी है। उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटें हैं इन 93 सीटों में से। और देखिए किस तरीके से अब निर्णायक भूमिका में अब जाता हुआ चुनाव नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 102, उसके बाद 88 और अब 93 सीटों पर मतदान। और इसी के साथ मुकाबला बेहद ही ज्यादा खास है। और ये जो 93 सीटें हैं उनमें से कई ऐसी वीवीआईपी सीट्स भी हैं जहां पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो हाथरस में आपको बता रहे वोटिंग परसेंटेज 26.05% रहा है। मैनपुरी में 25.13% मतदान का परसेंटेज सामने आया है। तो वहीं इस बीच तमाम बड़े दिग्गजों ने मतदान किया है और इसी के साथ क्या कुछ आज कहना है उनका इस तीसरे चरण के मौके पर आपको सुनवाते हैं। हाईवे बनेंगे, बाईपास बनेंगे, हजारों करोड़ की योजना माननीय हमारे सांसद राजू भैया की वजह से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से ईटा का विकास हुआ है। तो ईटा की जनता विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट दे रही है। सभी जाति और धर्म के लोग कहते हैं मुस्लिम वोट हमारे इस पोलिंगों में यहाँ खड़े हैं, या मुस्लिम वोट भी है, शाक्त वोट भी है, कुछ सभी लोग हमारे बीजेपी को वोट देते हैं। आज इस अंचल में मतदान हो रहा है। मैं नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आएं और अपने मत का प्रयोग करें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त। सबसे आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है वे सब घरों से निकले और जल्दी से जल्दी और मतदान करें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहभागिता निभाएं। निश्चित तौर पर 400 पार तो हम करेंगे और मुझे लगता है कि 10-20-25 सीट और बढ़ने का अनुमान हमें लग रहा है। आपको शायद याद होगा जब 2019 में चुनाव लड़े थे तो मैंने कहा था कि हम ग्वालियर भी जीत रहे हैं, भिंड भी जीत रहे हैं, मुरैना भी जीत रहे हैं और मैंने कहा गुना भी जीत रहे हैं। तो इस बार फिर गुना जीतेंगे। तो लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण के मतदान को लेकर तमाम दिग्गजों का क्या कुछ कहना है आपने सुना। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण में वोटिंग फिलहाल जारी है। इस बीच बदायूं में नेटवर्क 10 से खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने। उन्होंने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटें इस बार बीजेपी जीतने जा रही है। बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्या भारी मतों से जीतेंगे। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, सुनिए। जनपद बदायूं तीसरे चरण को लेकर वहीं मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहीं लगातार मतदान किया जा रहा है।
हमारे साथ में ज्यादा बात करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री BL वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस बार बदायूं पर क्या दूसरा के कमल खिलेगा। देखिए 2024 का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। देश की जनता इस बार 400 पार का जो वहन किया है मोदी जी ने पूरा करने के लिए चुनाव लड़ा रही है। तब मैं कह सकता हूँ कि हम 400 पार भी करेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल भी खिलाएंगे और बदायूं में बड़ी लीड के साथ हम चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से कल शिवपाल यादव जी को बदायूं से बाहर किया और वहीं कई आरोप भी लग रहे हैं भाजपा के ऊपर के उनके कार्यकर्ताओं को ये थाने में बंद करा जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है गुंडागर्दी करने का, माफियागिरी करने का, लेकिन 2017 के बाद मैंने हमारे योगी जी ने गुंडे माफियाओं को काफी ठीक करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी जब चुनाव आता है तो इन्होंने निकल आते हैं। तो चुनाव में पहले बूथ कैप्चरिंग करने की आदत रही है, फर्जी वोटिंग करने की आदत रही है, लेकिन किसी कीमत पर बूथ कैप्चरिंग नहीं करने दी जाएगी। और यहाँ पर आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं सफाई से आकर, पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडा एलिमेंट हम पर आगे पड़ा था, प्रशासन बेचारा परेशान है, जबकि पता है वो यहाँ का वोटर नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकता। इसके बाद में भी गांव-गांव में क्षेत्र में कितने सारे शिवपाल यादव को कैसे तैसे करके नोटिस दिखा कर तब उनको यहाँ से गिरावदर किया है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि ये गुंडे माफियाओं का जो इतिहास रहा है अब गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। निष्पक्ष निडर तरीके से निर्भीक होकर के मतदान आज हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि बदायूं लोकसभा सीट अब बड़े मार्जिन के साथ जीता करते हैं। आंवला से नीरज मौर्य जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों ने वोटरों को धमकाने का काम किया, वहीं लोगों ने उन पर FIR भी की। नीरज मौर्य के समर्थक मैंने कहा ना समाजवादी पार्टी का इतिहास गुंडागर्दी का। ये लोग विचार करिए, जब भाजपा की सरकार है, योगी जी इतनी शक्ति कर रहे हैं तभी नहीं मानते, लेकिन हमने तो 2017 से पहले का हाल देखा है, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग करते थे, किस तरह से फर्जी वोटिंग करते थे। 2014 का चुनाव हमने देखा तो फर्जी सेक्टर मजिस्ट्रेट न जाने कितने पकड़े थे। तब मैं कह सकता हूँ कि अब वो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष निर्भीक मतदान हो रहा है और बड़े मार्जिन के साथ बनाए हमारे WSV साहब के यहाँ से प्रत्याशी भी भाजपा जीते। तो जैसे ये थे हमारे साथ में केंद्रीय सहकारिता मंत्री BL वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि यूपी में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। नेटवर्क 10 के लिए नियाज़ी खान, बदायूं। तो आज 93 सीटों पर महामुकाबला लगातार जारी है। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर VVIP मैदान में है और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ अमित तिवारी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अमित जी बहुत स्वागत आपका। राजेंद्र सोनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ सुमित मैत्रो जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, TMC के प्रवक्ता है वो। गुंजन झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। गुंजन जी आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत करते हैं अमित जी आपके साथ, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन 93 सीटों पर अब देखिए, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा चरण, इसके बाद आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो जाएगा लोकसभा के। ऐसे में निर्णायक जो भूमिका में पहुंच रहे हैं, कितना आत्मविश्वास है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि आप लोग इन 2 चरणों के बाद घबरा गए हैं? नहीं उन्नति जी, देखिए निश्चित तौर पे हम अपने 10 साल के कार्यकाल के, थोड़ा इको हो रहा है, चेक करा लीजिएगा। निश्चित तौर पे हम अपने 10 साल के कार्यकाल के बल पर जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व पे जा रहे हैं। जो विकास के कार्य हमने किए हैं उसको जनता के बीच लेते हुए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो विपक्ष क्या कह रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है, जातीय जनगणना की बात कर रहा है, जातियों में बांटने की बात कर रहा है और एक विशेष वर्ग को साधने की, उसका वोट साधने की बात कर रहा है। कैसे? देखिए कल तक जो आरक्षण छीनते थे, आज वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से कर्नाटक में जब इनकी सरकार आई तो OBC का आरक्षण छीनकर एक विशेष वर्ग को दे दिया गया। आंध्र प्रदेश में यही हाल रहा। 5 बार वहां पे ये प्रयास किया गया कि ST, SC और OBC का जो आरक्षण है उसे छीनकर एक विशेष वर्ग को दे दिया जाए। इसी तरीके से ये पूरे देश में 2012 में OBC का 9% आरक्षण में 9% छीनकर दे दिया गया था मुसलमानों को। तो किस तरीके से धर्म के आधार पर देश को बांटना और इस बांटने से जो लाभ ये उठा सके उस लाभ को उठाना। आप देखिए आज ये बात करते हैं आरक्षण की, सारी पार्टियां बात कर रहे हैं, तो जामिया में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में
ST, SC और OBC का आरक्षण किसने छीना? इसका जवाब देना चाहिए, ये जवाब नहीं देंगे। उसके बाद ये बात करते हैं संविधान बचाने की। कैसी विडंबना है उन्नति जी, ये हमें सोचने चाहिए कि जिस सरकार पे चुनावी धांधली का सबसे बड़ा आरोप लगा, और आरोप ही नहीं लगा, ये आरोप सिद्ध हुआ कोर्ट के द्वारा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पर ये आरोप लगा था और वो सिद्ध हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज संविधान बताने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी ने संविधान पूरे देश को बंधक बनाकर संविधान के मूल चेतना को खंड खंड किया, वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि तुम्हारे लिए हमने 10 राम भक्तों को मरवा दिया और ज्यादा की जरूरत होती तो और मरवा देते, आज वो बात करते हैं सर्वधर्म सम्मान सद्भाव की। तो ये ऐसी विडंबना है, इस देश की जनता इससे त्रस्त आ चुकी है। आज देश की जनता चाहती है कि हम विकास के मूल रास्ते से पर चलें और विकास के मार्ग पर चलें। जिस तरीके से हमने 4 करोड़ घर बनाए, जिस तरीके से हमने 10 करोड़ घरों तक साफ ईंधन पहुंचाने का काम किया, जिस तरीके से हमने 11 करोड़ 72 लाख घरों तक शौचालय पहुंचाए, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया, तो ये सारी चीजें जनता के बीच में है। 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंच रहा है। हम कांग्रेस के काल में ही देखते थे किस तरीके से राशन जो है, जो राशन गोदामों तक नकली पहुंचता था, मिलावटी पहुंचता था, वो फूड के गोदामों में सड़ जाता था, फेंकना पड़ता था, लेकिन वो गरीबों में नहीं दिया जाता था। और जब संसद में इसकी बहस होती थी कि ये जो अनाज सड़ रहा है, जो फेंका जा रहा है, उसे गरीबों में बांट दिया जाए, तो पी चिदम्बरम खड़े होकर कहते थे कि इससे डिस्पैरिटी होगा। इन्हीं के काल में हमने देखा है कि कहा जाता था कि 5 रुपए में गरीब पेट भर के खा लेता है, 25 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीबी से रेखा से बाहर है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और राहुल गांधी जी ने कहा था कि गरीबी इज अ माइंडसेट। तो किस तरीके से इन्होंने गरीबी की दशकों तक बातें की, पर इन्होंने गरीबी नहीं हटाया। आज अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं तो इनको जलन होती है, इनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। तो निश्चित तौर पे जनता देख रही है। कल तक जो सड़कों का जाल था वो 90,000 किलोमीटर तक था, आज 1.5 लाख किलोमीटर को क्रॉस कर चुका है। जल मार्ग पहले 0 थे, आज 111 हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी पहले सिर्फ 5 शहरों तक थी, आज 20 शहरों तक है। अगर आप इसी माध्यम से आप देखें कि यूनिवर्सिटीज की संख्या डबल हो गई है, मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं, IIT एम्स बढ़े हैं। इन्होंने तो सिर्फ एक एम्स बनाया था नेहरू के काल में। पूछिएगा जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक एम्स के बल पर ये कहते रहे कि हमने एम्स बनाया। भाई साहब के 70 सालों तक उतना ही बनना चाहिए था। निश्चित तौर पे हम स्पीड और स्केल की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। लेकिन विपक्ष का ये हमेशा रोते रहना कि संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है, इनके पास मुद्दों की अकाल पड़ गया है। इनके पास मुद्दे हैं नहीं, इसकी जमीन खिसकने वाली है, इन्हें पता है, इसलिए ये सब ऐसा प्रलाप ठीक है अमित जी। तो लगातार आपने सुना, राजेंद्र सोनी जी आपके पास आते हुए, देखिए आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता किस तरीके से लगातार वो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। इसी के साथ आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि एक एम्स के दम पर आप आगे की सियासत कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई कि सड़कों का जाल बिछाया, हमने तमाम लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। पहला इसका जवाब आप दीजिएगा, किस तरीके से एम्स को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। इसी के साथ सवाल ये भी कि 93 सीटों पर मतदान जारी है, आपने समाजवादी पार्टी को अपने साथ ले लिया है, मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी चले हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं 93 सीटों की तकदीर और तस्वीर? देखिए, निश्चित रूप से अभी जनता का परसेप्शन चेंज हुआ है और कांग्रेस पार्टी है पूरे दमदार तरीके से सत्ता में वापसी करेगी। न केवल मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, बल्कि मोहब्बत की बयार हिंदुस्तान में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, इनके पास सिवाय झूठ के कुछ और नहीं है। कितना बड़ा झूठ नेशनल टीवी पे ये बोल रहे हैं कि एक एम्स बनाया। अरे आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने देश के संसाधन बेचने का काम किया है। आप लोगों ने, उसके अलावा आपने क्या किया है? आप बताइए। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, आपने उसको अपने मुट्ठी में कैद करके रख रखा है। मणिपुर जल रहा है, उस मुद्दे की आप बात नहीं कर रहे। आज मुद्दा है कि चंदा दो और धंधा लो, अगर चंदा नहीं तो ईडी का फंदा लो। इस मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बोलते? चंडीगढ़ और सूरत के अंदर
चुनावी धोखाधड़ी आप लोगों ने करी, उसकी बात आप लोग नहीं करते। आप ये देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को आप बदलने की बात कर रहे हैं। आपने ये कहा है, आपके मंत्रियों ने ये कहा है कि अगर हमारी 400 सीटें आ गई हम देश का संविधान बदल देंगे। आपके ये कुत्सित इरादे हैं। किसानों पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चलाने वालों, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो। हमारे ओलंपिक पहलवानों और हमारी जो बेटियां थी उनके साथ बदसलूकी करने वालों को आप मालाएं डालते हो और आप ये कहते हो कि कांग्रेस पे आरोप लगाते हो। अरे कांग्रेस पार्टी का क्या मुकाबला कर सकते हो? कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी इस देश की धड़कन है। विपक्षी नेताओं को एन चुनावों के मौके पर आप जेल में बंद करते हो। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? केजरीवाल को आप समय पर इंसुलिन नहीं देते हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आप दबाव डालते हो। ईडी और सीबीआई के जरिए आप नेताओं पे दबाव बना के अपने पार्टी में शामिल करके उनको बेदाग कर देते हो। हजारों करोड़ के घोटाले वाले नेताओं को बीजेपी का दुपट्टा पहना करके आप उनको टिकट देते हो और बात करते हो साफ गोई की। ये नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जहां पे बलात्कारियों का आप फूलों की मालाओं से आप स्वागत करते हो। भारत के इतिहास में जो ये कुत्सित बातें हैं उसको याद रखेंगे। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा आपको याद रखेगा। आने वाले समय के अंदर आज जो मतदान हो रहे हैं, जो उनकी परसेंटेज बता रही है कि किस तरह से लोग आतुर है भारतीय जनता पार्टी के दुशासन को फेंकने के लिए। जिस मोदी की आप बात कर रहे हैं, अरे मोदी जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला मणिपुर पर? मोदी जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? आज आप कह रहे हो कि 400 पार, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको आज तक पता नहीं चला कि पुलवामा में जो हमारा हमला हुआ था उसमें RDX कहां से आया। आज तक आपको पता नहीं चला। आपको ये पता चल गया कि 400 पार हमारी सीटें आने वाली है, कुछ और बढ़ने वाली है। ये सरासर देश के मतदाताओं के को धोखा देने वाली बात है। या तो आप लोगों ने मशीनों में गड़बड़ कर रखी है या फिर चुनाव खाली एक महज एक धोखा है। लोगों के वोट चोरी हो रहे हैं क्योंकि आपको कैसे पता है कि आपकी सीटें अब की बार 400 पार? कैसे बताओ देश को? आप नेशनल टीवी पे बैठे हो, बताओ आप किस बिना पे आप कह रहे हो कि अब की बार 400? आऊंगी अमित जी, आपको पर्याप्त मौका दूंगी, आप अपना काउंटर कमेंट रख दीजिएगा, लेकिन इसी के साथ ओपनिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। हमारे साथ सुमित मेहत्रो जी भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो। सुमित जी, टीएमसी को कितना भरोसा है? पश्चिम बंगाल में भी 4 सीटों पर मतदान है और किस तरीके से मुकाबला आप समझ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं, प्रचार करते हैं और भ्रष्टाचार का एक पुलिंदा बताते हैं वो खुले तौर पर वर्तमान सरकार को। तो ऐसे में क्या किस तरीके से आप लोग डिफेंड करेंगे? कितनी उम्मीदें? ये अमित शाह जी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनके जितने नेता हैं बंगाल में जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आज तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में ले लिया ना इन्होंने। जितने विपक्ष में भ्रष्टाचारी थे वो सब आज इनके संग में है, उस वॉशिंग मशीन में धुल चुके। इन्हें वो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता है। मणिपुर में जो हुआ उसे वो दिखाई नहीं पड़ता है। कर्नाटक में इनके जो नेता ने काम करा है 3,000 महिलाओं के संग, बच्चियों के संग, इन्हें वो दिखाई नहीं पड़ता है। इन्हें चुप्पी साधी रहते हैं ये। इन्हें दिखाई तब पड़ेगा जिस दिन इनकी सरकार जाएगी, पर वक्त आ गया है। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है। हम कहते हैं थोड़ा सब्र रखिए। इनके जो बोल हैं, इनकी जो भाषा शैली आप देखिए दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है। कभी शमशान की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान की बात करते हैं, कभी आपके मंगलसूत्र की बात करते हैं। अरे भाई, मंगलसूत्र की रक्षा तो आपने अपनी पत्नी की खुद की नहीं करी। आप कहते हो वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भाई? कौन आ जाएंगे? आप पहले ये बताइए, साबित करिए कि कौन लोग आ जाएंगे आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज तक 60 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं। आपको अब डर दिखा रहे हैं, आप मंगलसूत्र का डर दिखा रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, अरे भाई आपने 10 साल का विजन कोई देश के आगे रखा होता, जनता आपको वोट करती। आज वोट प्रतिशत गिरता चला जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जबकि देश के प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी खूब रैलियां करते हैं, कहते हैं वोट प्रतिशत बढ़ाइए, वोट प्रतिशत बढ़ाइए, पर आज वोट प्रतिशत गिरता चला जा रहा है। ये भी एक समस्या क्या है कि जनता निकल करके वोट नहीं कर रही है।
जनता ने ठान लिया है हम इनको वोट नहीं करेंगे, करेंगे तो वो नोटा पे करेंगे वरना विपक्ष को जिताएंगे। ये भी एक चीजें देखी जा रही हैं। आज भी तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, मैं भी अधिकतर जगह पे जाकर देख रहा हूँ कि वोट प्रतिशत निकल नहीं रहा है, ये घबरा गए हैं। आने वाले दिनों में और आपको देखने को मिलेगा इनकी हताशा बढ़ेगी और ये सरकार बनाने नहीं आ रहे हैं। करने दीजिए बड़ी बड़ी बातें, पर आज भ्रष्टाचार के ऊपर जिस तरीके से ये बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो आज इनके स्वयं इनके संग में है। पहले ये उसके ऊपर बोले, पहले उन जिन लोगों को इन्होंने भ्रष्टाचारियों को अपने संग में रखा है पहले उनके ऊपर कार्रवाई करें, सीबीआई ईडी का कार्रवाई कराएं, फिर ये किसी विपक्ष के ऊपर कहे कि भ्रष्टाचार का आरोप है इनके ऊपर। ठीक है सुमित मोहित्रा जी, तो गुंजन झा आपके पास आते हुए देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए तो बीएसपी को पूरा अपने साथ लेने का प्रयास किया गया इंडी गठबंधन द्वारा, लेकिन मायावती इस बात में राजी नहीं, उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। तो आप किस तरीके से इसको देखती हैं कि मायावती का अलग चुनाव लड़ना इंडी गठबंधन को कितना ज्यादा अफेक्ट करेगा? दूसरा सवाल ये, जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी जो है वो हताश नजर आ रही है, तो इस बात से आप कितना एतबार रखती है? देखिए, जहाँ तक यूपी का सवाल है, एक बात बता दूं कि यूपी में जो जातीय गठबंधन कह लेते हैं वो पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि लोगों में थोड़ी समझ आ गई है। लोग अब थोड़े जाति और संप्रदाय से थोड़े उठ के आगे देख रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा है कि उनकी आपसी तालमेल सपा और बसपा की थी, बावजूद विधानसभा चुनाव जब हुआ था, दोनों का जब एक समय गठबंधन हुआ था, उस चुनाव में दोनों को हार मिली, दोनों को सफलता नहीं मिली थी। तो वहां पर एक बार फिर से जातीय समीकरण फेल हो गया। इस बार भी कम बेशी स्थिति वैसे ही है, और ये सच है थोड़ी फाइट जो है वो टफ है, लेकिन यूपी में बसपा का पूरी तरह से इंडी गठबंधन से बाहर निकल जाना इंडी गठबंधन के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है। और इसके कारण ये हुआ है कि जो सीटों की संख्या जो बीजेपी कह रही है कि हम 80 में 80 लेंगे, 80 में 80 लेने की पूरी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होंगे। और जहाँ तक इनकी पार्टी का सवाल है सपा या बसपा की, तो ये खुद ही बिखरे हुए हैं। सपा अपने अंतिम समय में कई उम्मीदवारों को बदल दिया, कई ऐसे कैंडिडेट को ला दिया, तो ये जो कैंडिडेट है वो उससे भी स्थिर नहीं रह पाए थे। तो कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी अलग है। और कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो घरों से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन वो चुपचाप मतदान करते हैं। ऐसे जो वोटर होते हैं, बहुत साइलेंट वोटर, वो भी जो है वो बीजेपी के ही पक्ष में। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो लोगों को कांग्रेसियों ने या यूं कहे सपा ने लोगों तक अपने संदेश को पूरी तरह से समझा नहीं पाए, लोगों को अपनी बात, लोगों के बीच अपनी बात को रख नहीं पाए। इसका नतीजा ये हुआ है कि वोट प्रतिशत जरूर कम है, लेकिन वोट प्रतिशत का लाभ जो है वो ऐसा नहीं है कि विपक्ष को मिलेगा, वो सत्ता पक्ष को भी मिल सकता है। तो अभी कहना मुश्किल है कि दोनों में से किसके लिए अधिक वोट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और मतदान की प्रक्रिया ये लगातार चल भी रही है। और इस बीच हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मतदान की ये प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग जगहों से हमारे पास तस्वीरें हैं, लोग बढ़ चढ़कर कैसे उसमें हिस्सा ले रहे हैं, देखिए। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिग्गज जहां पर पहुंचे हैं, अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया है। और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मंडविया जी पहुंचे हैं, और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी हावेरी और देखिए सीट से पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। एसपी सिंह बघेल आगरा से प्रत्याशी हैं, वो पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे हैं, जगदीश शेट्टार पहुंचे हैं। और इसी के साथ ये तस्वीरें हैं जो कि दिखाती हैं कि दिग्गज किस तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। नारायण राणे पहुंचे हैं, चिराग पासवान पहुंचे हैं। तो तस्वीरें ये खास हैं कि लोकतंत्र के इस बड़े महापर्व में किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिग्गज नजर आए हैं।
ये और भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इटावा से, बदायूं और संभल और हाथरस से तस्वीरें, जहां पर तमाम मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पिछले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत जो है वो कम होता नजर आया था और इसी को देखते हुए तमाम दिग्गज जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, अपने पूरे परिवार के साथ वो वोट करने पहुंचे थे। इसी के साथ इस बात की तस्दीक वो करते नजर आ रहे थे कि इस बार वोट करना बेहद जरूरी है और तमाम लोगों से भी अपील की जा रही थी चुनाव से पहले भी कि ज्यादा से ज्यादा वोट कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इटावा से, जहां तमाम महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंच रही अपने मतदान का प्रयोग करती नजर आ रही हैं। वही दूसरी तस्वीर बदायूं से, जहां तमाम लोग कतारबद्ध होकर पोलिंग बूथ के बाहर अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो आज इस तीसरे चरण के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं। गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। तो ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले और अब गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है। जुमला, धोखा, झूठी का नाम गारंटी है। ना किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। हम लोग